दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा यूपी ट्रिपल एससी पैट को ध्यान में रख करके क्लास है और वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी पैट में सबसे ज़्यादा जो पार्ट आ रहा है वो जीके का आ रहा है, यानी कि जीके पढ़ो या जीएस कह लीजिए। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जीएस मतलब जनरल स्टडी। थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं उस पार्ट को। तो इसमें 5 नंबर का पार्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। और 5 नंबर के पार्ट को जो कवर किया है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारे टाइटल में देख लिया होगा कि कौन सी हमारी क्लास है। ये हिस्ट्री की क्लास है। कोशिश हमने करी है क्वेश्चंस को कवर करने की। जैसा कि आप जानते हैं जीएस का बहुत विस्तार है, एक क्लास में कवर नहीं होगा। धीमे 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 कुछ क्लासेस मैं आपके लिए बनाऊंगा। डेली आपको एक क्लास यूपी ट्रिपल एससी पैट की मिलेगी, जिससे कि आपको जीके पढ़ने में सहायता होगी। और जरूरी नहीं है कि पैट में ही आए भाई। देखो जीएस का प्रश्न किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर सकते हो। आप पुलिस का दो, दिल्ली पुलिस का दो, आप यूपीएसआई का दो, आप यूपी ट्रिपल एससी का दो, या लेखपाल का दो, जूनियर असिस्टेंट का दो। कोई भी वनडे एग्जाम, एक दिवसीय परीक्षा के लिए आप पढ़ सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से और भी क्लासेस आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप पुराने हैं हमारे साथ तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है आपको। तो देखते हैं इस एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को। पूरा हिस्ट्री का जो टॉपिक है पैट का, उस हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चंस ले रखे हैं, ठीक है। तो अंत तक बने रहें। देखो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। ये व्यक्ति थे, भारत के व्यक्ति थे। इन्होंने खोज करने का इनको श्रेय जाता है। वर्ष 1921 में इसकी खोज की गई थी। 1921 में किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की। वर्ष कौन सी है? 1921, ठीक है। और व्यक्ति का नाम दयाराम साहनी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सी वर्ष में की, तो वर्ष कौन सी आएगी भैया? 1921 आएगी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप नोट करते चलो, फिर भी दिक्कत होता आप पूछिए कहीं पे भी, ठीक है। तो देखो एक विधि होती है रेडियो कार्बन विधि, है ना, जो साइंस का प्रश्न है वैसे तो, लेकिन इस विधि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इतिहास में किया जाता है चीजों की आयु का पता लगाने के लिए। तो रेडियो कार्बन मेथड होता है, एक विधि होती है, ठीक है। इससे किसका पता लगाया? हड़प्पा के काल का निर्धारण किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा या पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई हड़प्पा सभ्यता हमारी 2500 साल पुरानी है, 2500 साल पहले इसके बारे में पता लगा और इसके स्थानों को खोजा गया। तो ये बताइए कि 2500 साल कैसे पता लगा, कैसे अंदाज लगाया लोगों ने कि 2000 साल पुरानी है या 2500 साल पुरानी है? तो इसके लिए एक मेथड आया, एक विधि आई। तो उस विधि का नाम क्या है? रेडियो कार्बन विधि के माध्यम से इसकी आयु के बारे में, इसके वर्षों के बारे में जानकारी जुटाई गई, ठीक है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट, मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, है ना। किसकी मदद से करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से काय की स्थापना करी गई? मौर्य वंश की स्थापना करी गई। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। अंत तक बने रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हिस्ट्री की। इस क्लास के प्रश्नों को आप कहीं किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। अच्छे से नोट्स बनाते चलें। उम्मीद है कि बहुत जल्दी और भी आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट की क्लासेस में अपलोड करूंगा, बनाऊंगा। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लास भी आएंगी आपके लिए। मुगल साम्राज्य लगभग पढ़ा दिया है, औरंगजेब तक पढ़ा दिया है, औरंगजेब के बाद के भी उत्तराधिकारी पढ़ा दिए हैं। वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमने पॉइंट लिखा है, गुप्त वंश की स्थापना कौन से शासक ने करी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। या चंद्रगुप्त प्रथम यदि ऑप्शन में नहीं आए तो संभावना यह रहती है कि श्रीगुप्त भी आ जाता है कई बार। तो इतिहासकारों में पर्याप्त आपस में मतभेद है इस प्रश्न को लेकर के, इस तथ्य को लेकर के कि गुप्त वंश की स्थापना में कौन से व्यक्ति को सही लिखा जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम भी पढ़ा जाता है। वास्तविक संस्थापक किसी को माना जाता है, कहने का मतलब जो साक्ष्य मिले, जो प्रमाण मिले वो इसी शासक से मिले। प्रमाण और साक्ष्य श्रीगुप्त के कम मिले हैं, लेकिन कई किताबों में श्रीगुप्त को भी लिखा है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रश्न आता है कि ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी, यहाँ जो लोग निवास करते थे वो कैसे निवास करते थे। देखो आज भी भारत में दो प्रकार से निवास करते हैं लोग, भारत में नहीं इवन विश्व में दो प्रकार से। एक ऐसे लोग होते हैं जो शहरी जीवन में रहते हैं और एक ऐसे लोग होते हैं जो ग्रामीण जीवन में निवास करते हैं, विश्व में निवास करते हैं, भारत में भी निवास करते हैं ना। भारत की अगर वर्तमान बात करें आबादी की, जनसंख्या की, तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। और गांव में जो लोग रहते हैं वो अपनी आजीविका दो प्रकार से चलाते हैं।
एक कृषि से आजीविका चलाते हैं, जो कि गांव के लोगों पे भैया वो कृषि का काम होता है एक तो नंबर फर्स्ट, दूसरा पशुपालन का काम होता है। ये दोनों कामों से हमारी सभ्यता से हम पढ़ते आ रहे हैं, वैदिक सभ्यता से तब से लेकर के आज तक ये व्यवस्था बनी हुई है। तो एक ग्रामीण भारत और एक शहरी भारत। लेकिन ये सभ्यता जब खोजी गई तो पाया गया इस सभ्यता में खोज के दौरान कि यहाँ रहने वाले लोगों का जो जीवन यापन का तरीका था वो शहरी तरीका था। कैसा था? शहरी। तो कई बार प्रश्न आता है कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता या शहरी? एक ही बात है, शहरी शब्द नहीं लिखेगा, नगरीय सभ्यता लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद एक और सभ्यता ही, आप चाहो तो वो भी पॉइंट लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इतिहास बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, बहुत विस्तार में ये विषय है। इसके कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है और कोशिश रहेगी और भी क्लास बनाएंगे, इसकी 1-2 क्लास और बना देंगे, है ना। क्योंकि पेट में 5 नंबर आने हैं और वो भी पूरे हिस्ट्री में से आने हैं। हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता भी पढ़नी है, हड़प्पा सभ्यता भी पढ़नी है, गुप्त काल भी पढ़ना है ना, मौर्य वंश भी पढ़ना है, जैन धर्म भी पढ़ना है, बौद्ध धर्म भी पढ़ना है, 16 महाजनपद भी पढ़ने हैं, शायद उसमें दे रखा हो तो, है ना। राजपूत काल तक पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, कनिष्क के बारे में पढ़ना है। अब इतना लंबा चौड़ा इतिहास है भाई साहब, और पेपर वाला कितना पूछेगा? सिर्फ 5 प्रश्न। अब वो कहीं से पूछ लेगा, लेकिन फिर भी कोशिश है हमारी कि जो ज्यादातर प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं में उन्हीं को मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्स के आधार पर। तो आप भी पढ़िएगा, कोशिश करिएगा, अलग अलग किताबों के आधार पर आप पढ़ते रहिए, बाकी का चैनल के साथ जुड़े रहिए और यहाँ से आप देखते रहिए। तो ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद एक और सभ्यता का जन्म होता है भारत में, उस सभ्यता को बोलते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वेद का मतलब ज्ञान होता है, वेदों से ही हमारी सभ्यता में ज्ञान मिला, ठीक है। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं, और चारों वेदों में सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें कुल ऋचाओं की या रचनाओं की संख्या 1028 है। ये भी पॉइंट आप याद रखना। और ऋग्वेद हमें जो हमारी सभ्यता को जो जानकारी हमें देता है, जो जानकारी ऋग्वेद से हम प्राप्त करते हैं। वैसे तो अनेकों जानकारियां हैं, ऋग्वेद का भंडार है पूरा का पूरा ज्ञान का, क्योंकि वेद का मतलब ही ज्ञान होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो कई बार पूछी गई है वो हमें बताता है प्रार्थनाओं के बारे में, स्तुति के बारे में, पूजा पद्धति के बारे में। ऋग्वेद में ये इंपॉर्टेंट बात मिली है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, इस व्यवस्था को स्थापित करने वाले जो लोग थे, जिन्हें बोला गया आर्य। क्या बोला गया? आर्य। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है कुलीन, आर्य का मतलब होता है उत्तम। जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति कुलीन है, कुलीन का मतलब अच्छे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसी को क्या कहते हैं? आर्य कहा गया। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ये भी प्रश्न पूछे गए। तो ये सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता। तो एक शहर की सभ्यता थी और एक गांव की सभ्यता थी, ऐसे पढ़िए। आज भी भारत में सबसे ज्यादा आबादी कहाँ निवास करती है? गांव में रहती है। 69-70% लोग, जो टोटल जनसंख्या है उसका, गांव में रहते हैं, और बाकी का 29-30% की आबादी शहरों में निवास करती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं लोथल बंदरगाह, सुनाई होगा, बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल, इससे व्यापार करते थे। बंदरगाहों से क्या होता है? व्यापार होता है, आप जानते ही भैया। और लोथल बंदरगाह के पास से होकर के एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा आप जानते हैं भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? 8 राज्यों से होकर के जाती है ना। इस पॉइंट को याद रखना। 8 राज्यों में भोपाल से होकर के निकलती है, मध्य प्रदेश की राजधानी, और एमपी में सबसे ज्यादा लंबाई में जाती है। जी अगर प्रश्न याद आए कि कर्क रेखा कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लंबाई में जाती है, तो मध्य प्रदेश से होकर के जाती है ना। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, झारखंड हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इन सारे राज्यों से 8 टोटल राज्य हैं जिन राज्यों से निकलती है कर्क रेखा, ठीक है। सबसे पुराना वेद आपको पता ही है कौन सा है? ऋग्वेद है। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ठीक है, नोट करिएगा। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम, जो बता दिया मैंने। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 1028 है, ऋचाओं की संख्या 1028 लिख लेना। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी है? विश्वामित्र जी ने की गायत्री मंत्र की रचना। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? विश्वामित्र ने। कई बार ये प्रश्न आता है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख दे रखा है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में दे रखा है, ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। आगे बात करते हैं ऋग्वेद का। क्योंकि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, चैप्टर होते हैं कि 10 हैं, कि 11 हैं, कि 12 हैं, कि 9 हैं, ऐसे ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें टोटल 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल किसी ना किसी विषय को, किसी ना किसी सब्जेक्ट से संबंधित या समर्पित हैं। तो 9वां मंडल है ऋग्वेद में भाई साहब, कौन सा है? 9वां। तो ये किससे संबंधित है? सोमरस से, सोमरस को समर्पित है ना। सोम रस, उस समय के जो ऋषि मुनि थे, या उस समय ऋग्वैदिक काल में जो लोग पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते थे, पेय पदार्थ का मतलब पीने के रूप में जो इस्तेमाल करते थे, उसे पीते थे सोमरस को। और सोमरस हिमालय में स्थित एक जड़ी बूटी से बनाया जाता था, जिसका नाम होता था उस समय मूजबंत। हिमालय में एक जड़ी बूटी पाई गई थी, उस बूटी के माध्यम से सोमरस ही बनाया जाता था, मूजबंत।
जैसे बोलते हैं ना जौ से क्या बनती है इस समय, जैसे वर्तमान में बियर बताते हैं कि जौ का इस्तेमाल बियर बनाने में होता है, ऐसे हिमालय में स्थित मूजवंत का इस्तेमाल सोमरस को बनाने में होता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। आगे बात करते हैं, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। इस पॉइंट को नोट कर लेना। गोदावरी नदी पड़ी होगी, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी है, क्योंकि भूगोल भी आना है तो नदी भी पढ़नी है आपको, है ना, इसमें भूगोल का भी पार्ट है भाई साहब। तो निकलती कहां से गोदावरी नदी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ। तो गोदावरी नदी निकलती है, महाराष्ट्र का एक जिला सुना होगा आपने, नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है गोदावरी, और नासिक जिले में एक पहाड़ी है बहुत फेमस, इन पहाड़ियों का नाम है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियां। त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, पॉइंट को याद रखना। तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गोदावरी भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, इसे माफ कीजिए, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से ये नदी जानी जाती है। इन पॉइंटों को नोट कर लेना, क्योंकि भूगोल के भी क्वेश्चन आने उसमें तो है ना, वो क्लास भी कोशिश करेंगे कि मैं लेकर के आऊं नदियों को लेकर के, पहाड़ों को, पर्वतों को, कंबाइंड एक क्लास आपके लिए। तो गोदावरी नदी के तट पर एक अस्मक राज्य की बात कर रहा हूं मैं। ये अस्मक राज्य था, कौन सा राज्य था ये? 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से पेट में है कि नहीं है, उसे छोड़ो आप, बाकी के एग्जाम के लिए तो आपको तैयार करना ही है, पेट के लिए तो है ही ये क्लास इंपॉर्टेंट, लेकिन और भी एग्जाम्स के लिए तैयार करना है। तो अस्मक राज्य था, कहां पे था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी जब खोज करी गई 16 महाजनपदों में, भारत छठी शताब्दी में, कौन सी सेंचुरी में? छठी सेंचुरी में 16 जनपदों में बटा हुआ था पूरा का पूरा देश हमारा भारत। ठीक है, तो उसमें से एक राज्य था जो कि दक्षिण भारत में खोजा गया, उस राज्य का नाम था अस्मक। और नदी कौन सी बहती थी उस समय भी? गोदावरी। और आज भी कौन सी बहती है? गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो गोदावरी आप जवाब देंगे। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। गंगा निकलती है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में निकलती है गौमुख से। गौमुख नामक स्थान है, गाय के मुख की तरह आकृति है, वहां से गंगा जी का पानी निकलता है, और गंगा जी वहां से निकलने के बाद 5 राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, गंगा जी आमनहार और भागीरथ के सिरपन्नार, ये हमारी एक कहावत है हमारे ग्रंथों में। तो गंगा जी को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए, बुलाने के लिए भागीरथ जी ने लगभग 1500-2000 साल तक तपस्या करी थी हिमालय में, ऐसा हमारे ग्रंथों के आधार पर है। ठीक है, वो भी आपको बताते चलेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी टीम में एक व्यक्ति भी हैं जो रामायण, रामचरितमानस, सुंदरकांड का अच्छा खासा अध्ययन करते हैं और इन चीजों की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, और जरूरी भी है। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा माना जाता है? वैशाली को वैशाली गणतंत्र माना जाता है, जो लिच्छवी कुल का था। विश्व का सबसे पहला या विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे चुनावों के आधार पर व्यवस्था चल रही है। जैसे इस समय भारत गणतंत्र है, तो जब प्रधानमंत्री बनता है तो जनता वोट देती है कि नहीं? बिल्कुल वोट देती है। तो भारत को क्या बोलेंगे हम? गणतंत्र है हमारा एक देश। तो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा था? वैशाली, जो कि बिहार में था, लिच्छवी कुल का था। ये कुल का नाम है, लिच्छवी कुल का था ये। ठीक है, पॉइंट नोट करते रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना वहीं से। सिकंदर महान का नाम सुना ही होगा। सिकंदर आया था भारत में आक्रमण करने, और कहां का शासक था ये? मैसिडोनिया का। मैसिडोनिया का शासक था। मैसिडोनिया पूछेंगे कहां है गुरुजी, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है ये देश, यूरोप के दक्षिण में स्थित है मैसिडोनिया। इसे मकदूनिया भी बोलते हैं इस देश को। तो इस देश से सिकंदर महान भारत में आक्रमण करने आया था। कहां पे आक्रमण करने आया भैया? भारत में आक्रमण करने आया। तो इसने आक्रमण किया 325 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ईसा पूर्व याद रखनी है जरूर, 325 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय भारत में नंद वंश का शासन था। यह भी लिखना है, कई बार पूछा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 325 में, उत्तर भारत पर कौन शासन कर रहा था उस समय भारत में? तो भारत में शासन में था नंद वंश। नंद वंश लिख लीजिए, और घनानंद शासक था। ठीक है, ये भी लिख लेना आप। तो 325 में आक्रमण किया। आगे बात करते हैं। सिकंदर फिर वापस चला गया यहां से, सिकंदर वापस चला गया। अच्छा, सिकंदर ने आक्रमण कहां किया वो भी पॉइंट लिख लो, मैंने इधर नहीं लिखे। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्रश्न लिखने पड़े। अब बोर्ड हमारा छोटा सा है, संसाधन अभी हमारे पास छोटे से हैं, लेकिन धीमे धीमे ठाकुर जी की राधा रानी कृपा से, आप लोगों के सहयोग से मेहनत करते रहेंगे तो संसाधन भी बढ़ेंगे, सारी चीज भी बढ़ेगी। लेकिन अभी कम संसाधनों में काम चला रहे हैं, तो इसी माध्यम से आपको कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसी बोर्ड के माध्यम से कैसे पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो सिकंदर ने आक्रमण कहां पे किया? पंजाब राज्य में।
और पंजाब राज्य में झेलम नदी के तट पर यह प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी और उस समय पंजाब के राजा थे पोरस। तो राजा पोरस और सिकंदर के मध्य में ये लड़ाई हुई। पोरस ने भी पूरी ताकत से मुकाबला किया। पोरस की ताकत को देख करके बहुत प्रभावित हुआ सिकंदर। तो जो राज्य जो इलाका सिकंदर ने जीता था वो वापस लौटा दिया था पोरस को कि भाई बड़ा वीर मिला हमें, तो भारत में लड़ने वाला है, ऐसा कहीं नहीं मिला दुनिया में। ये सिकंदर बोल के गया और सिकंदर लौटा के गया पोरस को। ठीक है, तो वो लड़ाई कहां पे हुई थी? झेलम नदी के तट पर। कौन से राज्य में हुई? पंजाब में। उस लड़ाई का नाम क्या है? हाइडे स्पीच की लड़ाई। इतिहास में आता है कि हाइडे स्पीच की लड़ाई कब हुई? 325 में। कौन लड़ा? सिकंदर लड़ा था। किससे लड़ा? पोरस से लड़ा। लड़ाई कहां पे हुई थी? पंजाब में। नदी कौन सी थी? झेलम। पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिकंदर जब वापस चला गया यहां से तो अपने सेनापति को चार्ज दे गया। सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने 305 में आक्रमण किया। किससे युद्ध करता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो उस समय भारत में कौन आ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था शासन में। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की स्थापना कर दी थी? मौर्य वंश की स्थापना। तो ये लड़ाई कब होती है? 305 ईसा पूर्व में। किस किस के मध्य में? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। 305 में युद्ध हुआ साहब। तो सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध को हार गया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया। इस युद्ध को हारने के बाद किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और 4 राज्य दहेज में दिए साहब चंद्रगुप्त मौर्य को। कितने राज्य दहेज में दिए? 4 राज्य दहेज में दिए। 4 राज्यों में जो अफगानिस्तान के अंदर स्थित हैं, जैसे कंदार है, हेरात है, काबुल है, ये वाले इलाके दहेज में दे दिए थे। और बहुत बड़ी संख्या में सेना दही और हाथी भी दिए थे, कई हजार दहेज में। आजकल साइकिल के ऊपर लड़े पड़ते हैं कि साइकिल ना मिली साहब। ठीक है, कोई बात ना है। दहेज हमारी व्यवस्था में अगर बात करें दहेज के बारे में, अगर भारतीय व्यवस्था में दहेज के ऊपर एक कानून बनाया गया था 1961 में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। सरकार ने कानून बना दिया कि भाई कोई दहेज ना लेगा ना देगा। लेकिन दहेज की स्टार्टिंग कौन करते हैं? अगर आपको सही अर्थों में बताएं, दहेज देने की स्टार्टिंग कौन करते हैं? जो सरकारी दूल्हे को पसंद करते हैं। देखना, तो सबसे पहले सरकारी दूल्हे की डिमांड कहां से रहती है और कहां से स्टार्टिंग होती है? ठंडे दिमाग से सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, फिर उस पर हम विचार करेंगे और आपको बताएंगे। जिसकी सरकारी दूल्हा देखने की डिमांड रहती है, तो दहेज किसने शुरू कर दिया? जो सरकारी दूल्हा देख रहा है। कौन देख रहा है? लड़की का पिता। हालांकि मैं इस विवाद में जाऊंगा नहीं, बहुत सारे अलग अलग पक्ष भी हो सकते हैं इस बात के। ठीक है, लेकिन डिमांड वहीं से शुरू होती है, मैं आपको बताऊं। तो आगे बात करते हैं, ये लड़ाई पढ़ लेना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी बोले तो नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ भाई साहब? लुम्बिनी के नेपाल में। और एक और जगह आ जाए तो कपिलवस्तु भी याद रखना है ना, क्योंकि ये इलाका कहां पे पड़ता है? कपिलवस्तु। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कपिलवस्तु में। और जिन बच्चों को लगता है कि कई बार मैं फास्ट बोल जा रहा हूं, तो क्लास को रोकें और आराम से देख लिया करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रिपीट करके। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पे हुई थी? अगला प्रश्न हमने लिखा है, ये हुई थी मृत्यु मल्ल नामक राज्य में। मल्ल नामक राज्य भी गणतंत्र राज्य था 16 महाजनपदों का। अब ये मल्ल कहां पे स्थित है? कुशीनगर में। और कुशीनगर जिला कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर वर्तमान में आ जाए तो कुशीनगर, लेकिन पुराना ऑप्शन आ जाए तो मल्ल आएगा आपके सामने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पहला उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ कहां है? वाराणसी में। पहला उपदेश 5 लोगों को, 5 साधु संतों को दिया था इन्होंने अपने बौद्ध धर्म से संबंधित। तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इसी उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी पॉइंट लिख लेना, क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं पहले उपदेश को, जो पहली शिक्षा दीक्षा उन्होंने दी थी, धर्म चक्र प्रवर्तन। आलार कलाम बुद्ध के, गौतम बुद्ध के कौन थे? गुरु थे। ये भी लिख लेना, यानी कि गुरु जी का नाम था आलार कलाम, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। अच्छा, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो निरंजन नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे। प्रश्न आता कई बार, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। कौन सी नदी बह रही थी उस क्षेत्र से होकर के, यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी? तो नदी बह रही थी निरंजना नदी, और जिले का नाम बोध गया लिख लेना। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। शून्यता का सिद्धांत किसने दिया? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक सिद्धांत है। ये नागार्जुन ने दिया था। किसने दिया था? नागार्जुन ने। किससे संबंधित है? ये शून्यता के सिद्धांत। और शून्यता का सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। वो शून्यता की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बौद्ध धर्म में सिद्धांत दिया शून्यता का। ठीक है, उस शून्य में बात करते हैं कि जीरो की खोज किसने करी? तो वो आर्यभट्ट का नाम पढ़ते हैं वहां पे हम। वो कब पढ़ते हैं? गुप्त साम्राज्य में पढ़ते हैं उसे हम, है ना। वो पॉइंट। बौद्ध सभा, देखो बौद्ध सभा कितनी हुई है? 4 बौद्ध सभाएं हुई है। बौद्ध सभाओं का मतलब क्या था कि जिन जिन शासकों ने बौद्ध सभा कराई वो बौद्ध धर्म को मानते थे।
जैसे आज के समय में ऐसे याद करो, आज के समय में अलग अलग इलाकों में बड़ी बड़ी श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन हो रहा है, श्री रामायण महापुराणों का आयोजन हो रहा है, श्री रामचरितमानस का आयोजन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, विस्तार कर रहे हैं अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, है ना। लोगों को उससे जोड़ रहे हैं, लोगों को उससे जोड़ रहे हैं और ज्ञान का प्रकाश स्थापित कर रहे हैं लोगों के जीवन में। इस उसी समय अगर इतिहास में बात करें तो जिन जिन शासकों ने बौद्ध धर्म को माना और अपनाया और अपने जीवन में आत्मसात किया, तो उन्होंने इन सभाओं का आयोजन किया। तो 4 सभाएं जो कि पेपरों में आती रहती हैं, और इन चारों में से कोई भी आ सकती है आने को, लेकिन तीसरी बौद्ध सभा सबसे ज्यादा पूछी गई है, क्योंकि तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन सम्राट अशोक ने कराया था अपने शासनकाल में। प्रश्न आता है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो अशोक ने अपनाया था कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म अपनाया था। तो 4 बौद्ध सभा कौन कौन सी है क्रम से, पहली वैशाली में हुई थी, पहली राजगृह में हुई थी, पहली हुई थी राजगृह में बिहार में, दूसरी वैशाली में बिहार में, तीसरी बिहार में पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन में। ये 4 बौद्ध सभा हुई। और कुंडलवन कहाँ पे, कश्मीर में। पहली तीनों कहाँ पे भैया, बिहार में, पहली तीनों बिहार की हैं, और ये चौथी वाली कश्मीर में। ये जो बौद्ध सभा थी, ये ब्रैकेट में लिख लेना, अशोक के शासनकाल में हुई थी, ये कई बार पूछी गई है। और कुंडलवन हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, कनिष्क के में। ठीक है, इन पॉइंटों को याद रखना। और आप बताओ, आपके लिए होमवर्क है, राजगृह किसके शासनकाल में हुई, वैशाली किसके शासनकाल में हुई, ये दोनों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, 24। टोटल जो जैन धर्म के गुरु थे वो कितने थे, 24 गुरु थे। इनमें से सबसे पहले थे ऋषभदेव, सबसे पहले गुरु कौन थे, ऋषभदेव। और 24वें स्थान के जो गुरु थे वो कौन से थे, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे जैन धर्म के। ठीक है, नोट कर लेना। प्रश्न आता है जैन धर्म की स्थापना किसने करी, तो महावीर स्वामी ने की। महावीर स्वामी कौन से गुरु थे, 24वें। और पहले गुरु कौन थे भाई साहब, ऋषभदेव थे पहले गुरु। और 23वें गुरु कौन थे, 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ। ये भी लिख लेना, जैन धर्म में 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म भी कौन सी चीजों पे चला है, सत्य और अहिंसा। और खास तौर पे सत्य का तो मार्ग था ही जैन धर्म में, अहिंसा के मार्ग को ज्यादा अपनाया। हिंसा नहीं करनी है, हिंसा का कोई स्थान नहीं था कौन से धर्म में, जैन धर्म में। और बौद्ध धर्म में भी, दोनों धर्मों में। ठीक है, आगे बात करते हैं। भगवान महावीर जो 24वें गुरु थे, इनकी मृत्यु कहां पे हुई, पावापुरी में। पावापुरी कौन से राज्य में, बिहार में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है, कैवल्य की प्राप्ति। जैसे जैन धर्म में जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसे क्या बोलते थे, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, है ना। क्या की प्राप्ति, कैवल्य की। खुजराहों के मंदिरों का निर्माण किसने कराया, चंदेल शासकों ने कराया। कहां पे स्थित है, एमपी में स्थित है खुजराहों के मंदिर। और एमपी के उसी जिले में स्थित है खुजराहों के मंदिर जिस जिले में बाबा बागेश्वर धाम की पीठ है, और उस जिले का नाम है छतरपुर। छतरपुर जिले में खुजराहों के बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं। जी कौन से मंदिर हैं, खुजराहों के जैन मंदिर हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे ज्यादा उल्लेख की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के खुद के शासन के बारे में, तो ये किताब में मिलते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में। और ये किताब को किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। ये राइटर का नाम है, ये राइटर है, और ये बुक्स है इनकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजमार्गों को किसने निर्माण कराया। राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाने का श्रेय अशोक को जाता है, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, और सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया था अपने शासनकाल में। आगे बात करते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। नोट कर लेना, छाप लेना, ये सारे पेपर्स में एग्जाम्स में काम आएगी ये क्लास। पेट का तो थंबनेल बनाया है, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, जीएस तो सभी एग्जाम्स के लिए काम आती है। ठीक है भाई साहब। अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी, बहुत फेमस लड़ाई आती है कई बार, 261 ईसा पूर्व। और ये लड़ाई कहाँ पे हुई थी, उड़ीसा में। कलिंग कहाँ पे, उड़ीसा में। कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था खारवेल। खारवेल नामक राजा को हराया था, और अशोक वहां से हाथियों को प्राप्त करना चाहता था, इस वजह से कलिंग की लड़ाई लड़ी गई। और इस लड़ाई का उल्लेख 13वें शिलालेख में दिया गया है, ये भी लिख लेना। कौन से शिलालेख में, 13वें। 261 ईसा पूर्व जो लड़ाई हुई थी, लगभग 1 डेढ़ लाख लोग मारे गए थे इस लड़ाई में, इतनी भयंकर लड़ाई थी। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो कि बौद्ध धर्म भी कहता है कि बौद्ध धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तब से अशोक ने हिंसा करना छोड़ दिया था, लेकिन हिंसा बड़े पैमाने पर करके छोड़ा था, है ना, वैसे नहीं माना था अशोक भी। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका। ये तो बहुत फेमस ही है, आपने पढ़ लिया। इंडिका नामक पुस्तक लिखी किसके दरबार में था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था मेगास्थनीज। ठीक है,
और इंडिका को 7 वर्गों में बांटा गया है। अलग अलग इसके वर्ग बताएं भारत में, भारत की स्थिति के हिसाब से। मेगास्थनीज, अब कुछ यात्री में बता देता हूं आपको, ये यात्री हैं, कई बार प्रश्न आ जाते हैं। देखो मेगा क्रम के हिसाब से पढ़ेंगे तो सबसे पहले मेगास्थनीज, उसके बाद फाइयान आता है भारत में, उसके बाद हेनसांग आता है भारत में, और फिर आता है इत्सिंग। ये यात्रियों का क्रम है, एक बार में लिख लो, याद रहेंगे, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है भाई साहब, इससे बाहर ही नहीं जाता है, और यही आते ही आते हैं। अगर कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फाइयान किसके दरबार में आया था, तो फाइयान किसके दरबार में आया था, बताओ, भूल गए, हमारे स्टूडियो वाले भूल गए, फाइयान किसके दरबार में आया था। फटाफट आप बता देंगे कि फाइयान जो यात्री था वो कौन से दरबार में आया था, गुप्त वंश में आया था या मौर्य वंश के शासनकाल के समय में आया था। फाइयान फाइयान आया था, फाइयान ने यहाँ पे अध्ययन किया था, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, काफी घूमा फिरा था वो भारत के अलग अलग शहरों में, ठीक है। इसके अलावा कौन आया था, हेनसांग आया था, जैसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया भारतीय इतिहास में। क्या बोला गया है, यात्रियों का राजकुमार बोला गया है। इसने एक रचना भी लिखी है, सी यू की नामक रचना भी लिखी है हेनसांग ने, ये भी चीन से आया, ये भी चीन से आया, लेकिन मेगास्थनीज चीन से नहीं आया था। मेगास्थनीज आया था यूरोप से ही, जहां से सेल्यूकस निकेटर उसी के साथ आया था। और इत्सिंग भी कहां से आया, चीन से आया था, ये 7वीं सदी में आया था, ये लास्ट में 7वीं सदी में आया था, ठीक है। तो ये यात्रियों का क्रम है, इसे लिख लेना, और इनके साथ शासकों को नोट कर लेना, ये होमवर्क है आपके लिए। शासक में सिर्फ प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई जब फाइयान आया था उस समय मतलब शासक कौन था भारत का, हेनसांग आया था उस समय शासक कौन था, इत्सिंग आया था उस समय शासक कौन था, इसका तो पूछा ही नहीं गया क्योंकि 7वीं सदी में आया था, उस समय तक कोई प्रमुख राजा शासन नहीं कर रहा था भारत के, उत्तर भारत में। आगे पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, उदयन। पटना किसने बसाया, उदयन ने। उदयन कौन से वंश का था, हर्यक वंश का शासक था, जिससे पितृअंत, कौन सा वंश बोला गया है, हर्यक वंश को पितृअंता, क्योंकि उसमें पिता की हत्या करके पुत्रों ने गद्दी को हत्याया है एक दूसरे के। जैसे हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी, बिंबिसार ने, और बिंबिसार के बाद कौन आया था उसके शासनकाल में, बिंबिसार का पुत्र कौन था, तो पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी, पर उसके पुत्र ने फिर उसके अपने पिता की हत्या कर दी, तो मतलब पिताओं की हत्या करते रहे, इस वजह से पितृअंता वंश बोला गया। कौन से वंश को, हर्यक वंश को। और हर्यक वंश ने शासन किया था मगध पर। कहां से शासन आरंभ किया था, मगध से शासन आरंभ किया था। मगध जो कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी राजगृह होती थी, और राजगृह में पहली बौद्ध सभा हुई थी, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। आगे बात करते हैं, महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। महाभाष्य नामक रचना किसकी है, पतंजलि की है, और पतंजलि को भारत में किसके लिए जाना जाता है, योग के लिए। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। आगे बात करते हैं, कनिष्क नामक शासक ने एक कैलेंडर चलाया था, 78 ईस्वी नामक कैलेंडर चलाया था, ठीक है, इस पॉइंट को याद रख लेना। और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में बौद्ध सभा हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। और देखिए कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से लोग रहते थे, कई बार प्रश्न आता है। एक अश्वघोष विद्वान थे, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। एक वसुमित्र रहते थे। चरक, ये डॉक्टर थे कनिष्क के, ये कौन थे, डॉक्टर साहब थे चरक नाम के व्यक्ति। नागार्जुन नामक व्यक्ति भी रहते थे। पार्श्व रहते थे। ये सभी किसके दरबार के व्यक्ति थे, ये सभी थे कनिष्क के दरबार के, विद्वान थे अलग अलग अपने विधाओं में, ठीक है। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड को किस नाम से जाना गया इतिहास में, विक्रमादित्य के नाम से, ये उपाधि थी। चंद्रगुप्त सेकंड को किस उपाधि से जाना गया, विक्रमादित्य की उपाधि से जाना गया था, है ना। नीचे का आपको नहीं दिखा हो तो मैंने बोल दिया आपके लिए, आराम से लिख लीजिएगा, बिल्कुल धैर्य से और इत्मीनान से, पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा, बढ़िया नंबर आएंगे, आप चिंता मत करो। 50 नंबर की जो जीके आ रही है उसमें इन क्लासों को पढ़ लेना, और भी कोशिश करूंगा मैं क्लास बनाने की आपके लिए, चूंकि पेट में 50 नंबर की जीके, और जीके का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तार है ना। अब अगर आप समझ रहे हैं कि इसी क्लास से काम हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी पूरी 100% कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया आपको क्वेश्चंस कराने की, है ना। तो पेट की जैसे जीएसटी की क्लास हो गई, इकोनॉमिक्स की क्लास भी आपके लिए लेकर के आएंगे, करंट अफेयर्स की क्लास तो लगातार चली रही है, और भी जो जो टॉपिक्स हैं उनकी क्लास में आपके लिए लेकर के आएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। इस क्लास में आपको कहीं कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, उसका जवाब आपको अगली क्लास में दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और पढ़ाई करते रहें, खाते पीते रहें। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, नमस्कार।